नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने शनिवार को जमुई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिस योजना को 2015 में लागू करते हैं, उसी योजना को पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में लागू करते हैं। इसके बाद लोगों से पूछते हुए उन्होंने कहा कि अब बताइए, प्रधानमंत्री बनने लायक नरेंद्र मोदी हैं या फिर नीतीश कुमार? ये फैसला आपको करना है। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। लल्लन सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री इस देश में किसको होना चाहिए? जिसकी सोच हो, जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, जो देश के लोगों की आर्थिक उन्नति के बारे में सोचता हो, उसको प्रधानमंत्री बनने का हक है। उसको प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है जो दूसरों की नकल कर योजना लागू कर खुद की पीठ थपथपाता हो। नरेंद्र मोदी तो 2 ही योजना की बात करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की। इसके बाद पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाई। 2018 में हर घर में बिजली पहुंच गई। इसके बाद भारत सरकार ने उसी योजना को पूरे देश में लागू किया। नीतीश कुमार ने 2015 में हर घर नल योजना की शुरुआत की। ये देख प्रधानमंत्री 2019 में इस योजना को पूरे देश के लिए लागू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट का विस्तार किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। बता दें, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किसको सुक्खू सरकार में कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर्ष चौहान को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं धनीराम शांडिल को वन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने की चर्चा है। इसके अलावा विधायक रोहित ठाकुर को बागवानी, जगत सिंह नेगी को आदिवासी विकास मंत्री और अनिरुद्ध सिंह को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं कांगड़ा के जवाली से मंत्री पद की शपथ लेने वाले आज 9 जनवरी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी। इसमें धर्म परिवर्तन से लेकर पूजा स्थल कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। बता दें, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है, तो वहीं पूजा स्थल कानून को चुनौती दी गई है। इन दोनों मामलों पर सुनवाई पिछले साल के अंत में की गई थी, जिसमें से पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई 14 नवंबर 2022 और जबरन धर्म परिवर्तन पर 5 दिसंबर 2022 को की गई थी। साथ ही बता दें कि पूजा स्थल कानून पर सुनवाई को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समेत 6 याचिकाओं को लिस्टेड किया है। ये याचिकाएं इस कानून के प्रावधानों को चुनौती देती हैं। वहीं जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिकाओं को केस की अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला माना था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा मांगा था और हलफनामे में केंद्र ने जवाब दिया था कि लालच, धोखा और दबाव के चलते धर्म परिवर्तन कराना गंभीर मसला है। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा केंद्र की ओर से कहा गया था कि मामले पर जरूरी कदम उठाया जाएगा। लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर था, जिसके चलते नेताओं ने केंद्र की उच्च स्तरीय समिति से बाहर होने का फैसला किया है। बता दें, इन नेताओं द्वारा यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में असंतोष को समाप्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के कुछ दिनों बाद लिया गया है। साथ ही नेताओं ने केंद्र के पैनल का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। लद्दाख और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सर्वोच्च संस्था ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए कहा है कि यह समिति किसी भी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी जब तक कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा सहित उनकी मांगों को एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाता। आपको बता दें कि इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के सांसद, गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के शीर्ष निकाय के 9 प्रतिनिधि सदस्य शामिल हैं। लेह के शीर्ष निकाय के नेता और लद्दाख बौद्ध संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमें लगता है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तभी बेहतर थे। दोरजे ने आगे कहा कि वे हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि केंद्र हमारी राज्य की मांग और 6ठी अनुसूची के खिलाफ है।
लद्दाख में 1 साल से अधिक समय से लोग संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र और भाजपा ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया था। उस समय कहा गया था कि ऐसा करने से लद्दाख में विकास होगा और इससे लद्दाख के लोगों के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव को भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन बीते 2 साल में यहाँ के लोगों ने ये महसूस किया कि जो बातें पहले की गई थी वो कहीं से भी पूरी होती नहीं दिख रही हैं। लिहाजा अब वो केंद्र के खिलाफ संयुक्त रूप से एकजुट होकर केंद्र शासित प्रदेश में नौकरशाही शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के कंझावला में एक 20 साल की युवती की गाड़ी से 12 किलोमीटर तक घसीटकर की गई हत्या के मामले में आज 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। बता दें, इससे पहले आरोपियों ने केस को लेकर पुलिस को भटकाने की भी कोशिश की थी। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने कबूला था कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी। इसके अलावा केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें गुरुवार को यमुना पार से 6ठे आरोपी आशुतोष को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो आशुतोष की ही गाड़ी थी। वहीं इस केस के 7वें आरोपी अंकुश ने भी सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही बता दें कि दिल्ली में हुए इस कंझावला कांड की जिम्मेदारी अब IPS अधिकारी शालिनी सिंह को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शालिनी सिंह को फोन कर मामले की पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस समय पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बीच लखनऊ का राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी। दरअसल सारा मामला ये है कि यूपी पुलिस ने रविवार को सपा के सोशल मीडिया कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसके विरोध में बीजेपी के सोशल मीडिया के कुछ नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और लगभग 2 घंटे तक वो वहां मौजूद रहे। इस बीच मुख्यालय के बाहर बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनसे बात करने के लिए पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, जिसके थोड़ी देर बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव से शिकायत पत्र स्वीकार किया। इस दौरान अखिलेश यादव से पुलिस अधिकारियों ने चाय के लिए पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, चाय आप नहीं, हम बुलवाते हैं। उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि देखो, अगर कोई चाय की दुकान खुल गई हो तो चाय ले आओ। इसके बाद अखिलेश यादव ने अधिकारियों से कहा कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या फिर हम अपनी चाय लाएंगे, कप आपका ले लेंगे। हम नहीं पी सकते आपकी चाय, अगर जहर दे दोगे तो। हाँ, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पियेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की शिकायत पर बीजेपी की IT सेल की ऋचा राजपूत पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध को लेकर रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने बीते दिनों यूक्रेन से बदला लेने के लिए किए गए हमले में 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि रॉयटर्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय के इस दावे की तुरंत पुष्टि नहीं की है और न ही यूक्रेन की तरफ से रूस द्वारा किए जा रहे इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया आई है। पर यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क के मेयर का कहना है कि उनके शहर को निशाना बनाया गया था और इससे पहले उन्होंने रविवार को फेसबुक पर कहा था कि शहर की विभिन्न इमारतों पर हमले में कोई नहीं मारा गया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि क्रामाटोर्स्क में इमारतों पर हमला इस साल की शुरुआत में मॉस्को की सेना द्वारा नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र के हिस्से में मकीवका में एक रूसी बैरक पर घातक यूक्रेनी हमले का बदला था, जिसमें कम से कम 89 सैनिक मारे गए थे। इसके साथ ही मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसने यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए विश्वसनीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया था और इस जानकारी के तहत हमें बताया गया था कि 700 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को एक छात्रावास में, जबकि 600 से अधिक को दूसरे छात्रावास में रखा गया है और इस जानकारी के मिलने के बाद ही हमने इन ठिकानों पर बड़ी संख्या में मिसाइल से हमले किए और इन हमलों में 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।